आज हम लोग एंजाइम्स को पढ़ेंगे, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स के बारे में। पूरा डिटेल देखना है हम लोग को, पूरा डिटेल ही इसको देखेंगे और एंजाइम की एक्टिविटी को समझने में बहुत मदद करने वाला ये टॉपिक। रेगुलेटरी एंजाइम्स, देखिए रेगुलेटरी वर्ड जो है रेगुलेशन सा है, ठीक है ना। रेगुलेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देना, स्लो कर देना, मीडियम कर देना या रोक देना। यही रेगुलेशन का काम है। कोई रिएक्शन हो रहा है, उसको तेजी से रेगुलेट कर दिए, स्लोली रेगुलेट किए, मीडियम वे में और रोक ही दिए। इसका मतलब है कि रेगुलेटरी एंजाइम्स जो होंगे उसका भी सेंस इसी क्रम में विकसित होता है, ठीक है। और अब है कि क्यों ये एंजाइम्स चाहिए, है ना। सवाल आता है कि क्यों ये एंजाइम्स चाहिए, है ना। वाई रेगुलेटरी एंजाइम्स, क्यों चाहिए रेगुलेटरी एंजाइम्स। तो रेगुलेटरी एंजाइम का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हम लोग का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम एकदम आइडियल नहीं होता, मतलब एक समान नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, अभी ए चाहिए, अभी ए बन रहा है, अभी ए नहीं चाहिए, ए बनना बंद हो गया, अभी थोड़ी देर बाद फिर से ए चाहिए, फिर से ए बन रहा है, फिर थोड़ी देर बाद नहीं चाहिए, फिर से कैंसिल हो गया, फिर से थोड़ी देर बाद चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर जब ए का यूज है तो हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता। ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, हमें मान लो कि एनर्जी चाहिए, अभी एनर्जी का डिमांड है, यस चाहिए, क्रेब साइकिल रन किया, ठीक है। अभी अगला में आया कि नहीं एनर्जी नहीं चाहिए, क्रेब साइकिल ऑफ हो गया, फिर थोड़ी देर बाद हुआ कि चाहिए, फिर क्रेब साइकिल ऑन हो गया। क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं डांट सकते कि अरे यार क्या 1 मिनट बोल रहे हो, चाहिए 1 मिनट नहीं चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि जो होम्योस्टेसिस है वो वेरी करता है। जब हम दौड़ने लगेंगे तो ऑब्वियसली हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिए, जब हम बैठ जाएंगे तो शरीर को कम एनर्जी चाहिए, जब हम आराम मोड में चले जाएंगे तो शरीर को और भी कम एनर्जी चाहिए। तो उसी के बेसिस पर क्रेब साइकिल को रेगुलेट करना है। अब मान लो कि हमने बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो रेट ऑफ क्रेब साइकिल होगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, ढेर सारा एटीपी बनना चाहिए। कोई सो गया है तो बहुत थोड़े से में ही काम चल जाएगा। कोई वॉक कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए उसको। अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, या तो हमेशा एक ही समान बनेगा, आपको चाहिए 10 किलो जूल और आपको मिल रहा है 100 किलो जूल। क्या ये ठीक बात होगा, नहीं। 10 किलो जूल चाहिए तो 10 किलो ही बनना चाहिए। तो रेगुलेटरी एंजाइम्स इस तरह के काम करने में बहुत मददगार है, इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है। और रेगुलेटरी एंजाइम्स किसी भी शरीर को अगर देखें, किसी भी एंजाइमेटिक बॉडी को देखें, मान लो कि यही एंजाइम है। इस एंजाइम में नॉर्मली हम लोग किस साइट को देखते हैं, मतलब सामान्य बात करते हैं, इस एंजाइम में हम लोग नॉर्मली एक्टिव साइट को देखते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट को दूसरे वर्ड में हम लोग कैटालाइटिक साइट भी कहते हैं, कैटालाइटिक साइट भी कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, उन रेगुलेटरी एंजाइम्स में कैटालिटिक साइट के साथ साथ रेगुलेटरी साइट्स भी होते हैं, ठीक है। थोड़ा हम एक बार इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं।
जैसे मान लो कि ये है, ओके, ये और ये हो गया एक और साइट, जैसे एलोस्टेरिक होता है ना, वही है। अभी इसको हम लोग टर्म सीख रहे हैं, ये रेगुलेटरी साइट है, ठीक है। अगर ये रेगुलेटरी साइट है तो इसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ये कैटालिटिक साइट है तो इसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। कोई भी रेगुलेटरी एंजाइम में आपको दोनों प्रकार के साइट्स को देखने का मौका मिलता है। आपको आर साइट भी देखने का मौका मिलता है और सी साइट भी देखने का मौका मिलता है। इसका मतलब है कि जब जरूरत होगा तो सी साइट को प्रमोट किया जाएगा, तो चलो काम करो काम करो काम करो, और जब जरूरत नहीं होगा तो आर साइट को रेगुलेट किया जाएगा कि भाई थोड़ा काम ऐसे कर दो, थोड़ा मत करो, थोड़ा स्लो कर दो। इसलिए मैक्सिमम टाइम ये इनहिबिटरी रोल में दिखता है। खैर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं ये सिग्नल डिपेंडेंट, ठीक है। रेगुलेटरी एंजाइम्स आर सिग्नल डिपेंडेंट, सिग्नल डिपेंडेंट मतलब कि जैसा सिग्नल मिलेगा वैसा काम करेगा। मैंने पहले ही कहा है कि हमारे शरीर का हर काम जो है वह सिग्नल पर ही आधारित है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जो रेगुलेटरी एंजाइम है वो रेगुलेटरी एंजाइम कई प्रकार के मॉडिफिकेशन करके अपने आप अपने काम को आगे बढ़ाता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि दे शो, ये क्या दिखाते हैं, दे शो several types of regulations और modulations या regulations मतलब कई प्रकार के, कई तरीके से ये काम करते हुए दिखते हैं। जैसे पहला एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशंस, और दूसरे वर्ड में उसको लोग कहते हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। सबको डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला टर्म जो है वह है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या एलोस्टेरिक इफेक्टर। दूसरा जिसमें टर्म आता है वो आता है कोवैलेंट मॉडिफिकेशंस। कैसे काम करता है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, कोवैलेंट बॉन्ड में मॉडिफिकेशन करके। और तीसरा जो है वह है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज मॉड्यूलेटर्स। कहते हैं कि जो भी रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं वो तीन प्रकार से अपने में बदलाव करके काम को करते हैं। इसमें एक हमने लिखा, पहला था एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स, कोवैलेंट मॉड्यूलेटर्स एंड प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। यहां पर अगर कंपैरेटिवली इस चीज को हम बोले तो एलोस्टेरिक मतलब होता है अदर देन एक्टिव साइट। एलोस्टेरिक वर्ड का मतलब होता है, एलो मतलब होता है डिफरेंट, है ना। एलो वर्ड का मतलब साइंस में डिफरेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑटोगैमी, एलोगैमी, ऐसे करके, है ना, ऑटोजोम, एलोजोम, इस तरह से ये डिफरेंट टर्म में यूज किया जाता है कि भाई एक्टिव साइट के अलावा ये साइट है। दूसरा है टर्म इसमें कोवैलेंट मॉड्यूलेशन। कोवैलेंट का मतलब होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स में बदलाव करके हम काम को कर लें। और तीसरा जो है द थर्ड वन इज प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। यहां तक लाना पड़ेगा, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। और ये जो है इसमें क्या होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन। इसमें प्रोटीन को तोड़ा जाता है, और प्रोटीन को तोड़ा जाता है इसीलिए तीन प्रकार से अलग अलग काम करने वाले
स्वरूप में एलोस्टेरिक एंजाइम्स, या जिसे हम लोग रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं, वो होते। और सबसे पहला जो ग्रुप है हमारा, वह है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स कहते हैं इसे, या फिर इफेक्टर्स कहते हैं। ये हमारा सबसे पहला ग्रुप, ठीक है। इसके बारे में हम कहते हैं, ये जो जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स या इफेक्टर्स होते हैं, उनका दोनों रोल देखा जाता है। इनहिबिटरी इफेक्ट भी देखा जाता है, या फिर स्टिमुलेटरी इफेक्ट। दोनों इफेक्ट्स में देखा जाता है। या तो ये रिएक्शंस को रोक देंगे या रिएक्शंस को बढ़ा देंगे। तो पहला चीज ये है कि ये दोनों प्रकार का काम है, फर्स्ट थिंग दैट, ठीक है। अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट आता है, वो होता है क्या कि भाई कैसे ये काम करते हैं, हाउ डू दे वर्क। तो कह रहे हैं हम लोग, दे वर्क बाय मेकिंग conformational changes in the substrate। ये सबस्ट्रेट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करके तब ये चीजों को करते हैं। मतलब आकार में कुछ न कुछ बदलाव करना। जैसे लकड़ी के तख्ता से अगर कुर्सी बनानी है तो उसके आकार में कटिंग सेटिंग करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं, हम लोग एलोस्टेरिक इनहिबिशन में नहीं पढ़ते हैं। अगर एलोस्टेरिक एंजाइम्स को देखें, इसका दो वैरायटी हमको दिखता है। पहला, फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमोटाइपिक। होमोटाइपिक एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? इसमें होता है कि both substrate S and modulator M are similar for the enzyme, that is E। Similar up to a limit, ये भी देना पड़ेगा, up to a limit। एक लिमिट तक दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जैसे कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में कहते हैं, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में बहुत समानताएं होती है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी कह रहा है कि सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर में बड़ी समानताएं होंगी। एस और एम मॉड्यूलेटर, बड़ी समानताएं होंगी, ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोटाइपिक। ओके। और हेट्रोटाइपिक की जब हम बात करते हैं, सेकेंड बी इज हेट्रोटाइपिक। अगर हेट्रोटाइपिक एलो, इसमें क्या होते हैं कि बोथ सबस्ट्रेट एंड modulators are different from each other, different, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। इसलिए एंजाइम भी जो है इनको अलग अलग तरीके से देखेगी और ये काम को करेगी। आइए एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। ठीक है, एक एंजाइम है, उस एंजाइम के एक साइड में हम लोग कैटालिटिक साइट बना रहे हैं और एक साइड में हम लोग एलोस्टेरिक साइट बना रहे हैं। सो दिस इज कैटालिटिक साइट बोलते हैं हम लोग, कैटालाइटिक साइट। नॉर्मली अब हम लोग इसको सी साइट कहें, और एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं आर साइट।
आर साइट का मतलब रेगुलेटरी साइट है। ये दोनों एक एंजाइम का हिस्सा है। अभी देखो, हम एक इनहिबिटरी इफेक्ट और एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट दिखाने वाले हैं। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। हाँ, कि एक सबस्ट्रेट बाइंड किया एंजाइम से। सबस्ट्रेट कैसा है? ये बाइंड किया। मैं थोड़ा इसको कलरफुल कर देता हूं, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा कलरफुल करने जा रहा हूं। अभी ठीक है, नीला रंग का हो गया। हाँ, ये जो है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। ओके, इसको मैंने रंग भी लगा दिया। सो दिस इज सबस्ट्रेट। और अब क्या होगा? ये सबस्ट्रेट जो है वह एंजाइम के कैटालिटिक साइट पर जाकर बाइंड कर गया। ये इसका हो गया मॉड्यूलेटरी साइट, आर साइट, रेगुलेटरी साइट, और ये हो गया इसका कैटालिटिक साइट। और यहां पर जाके ये एंजाइम जो है वो से सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर गया। देखिए, ये हो गया सबस्ट्रेट जो यहाँ पर बाइंड कर गया। ठीक है, अब जब सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, हाँ, तो लोग देख रहे हैं क्या कि अभी एंजाइम उतना एक्टिव नहीं है। एंजाइम रिमेन्स लेस एक्टिव, है ना। अभी एंजाइम बहुत एक्टिव नहीं है। अब क्या होता है? देखो, एक मॉड्यूलेटर है। दिस इज अ मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर को हमने रेड कलर लगा दिया। अब ये जो मॉड्यूलेटर है, ये मॉड्यूलेटर जाके जुड़ने वाला है किस साइड से? मॉड्यूलेटर साइड से। लेट्स सी। देखिए, यहां जुड़ गया और ये यहां जुड़ गया, है ना। अब मैं इतना कलर नहीं यूज कर रहा हूं। अब यहां पर जब दोनों जुड़ गया, एंजाइम की स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है। एंजाइम का जो काम करने का रफ्तार है, उसमें हम बदलाव देख रहे हैं। और बदलाव क्या है? या तो यहां पर अगर लेस एक्टिव है तो हाई एक्टिव है। रिजल्ट क्या हो गया? हाईली एक्टिव एंजाइम। बट ये हाईली एक्टिव एंजाइम कब हुआ? जब इस एंजाइम के साथ मॉड्यूलेटर जुड़ा। तो ये जो डायग्राम है वो क्लियर कट बताता है, इस कंडीशन में एंजाइम सिर्फ सबस्ट्रेट से ही बाइंड करके अच्छे से काम नहीं करेगा, बल्कि एक मॉड्यूलेटर जुड़ेगा, वही वो अच्छे से काम करेगा। क्लियर कट एक हमारा समझ में बात आता है। तो हम यहां पर लिखते हैं पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। ये हो गया हमारा कौन सा केस? पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये पॉजिटिव मॉड्यूलेशन का काम हुआ। अब देखो, हम अलग से डायग्राम नहीं बनाते हैं और हम इसमें ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, अब क्या हो? अब हमने थोड़ा बदलाव किया। हमने कहा कि जब सबस्ट्रेट जुड़ा एंजाइम से, एंजाइम रिमेन्स वेरी एक्टिव। एंजाइम क्या हो गया? बहुत एक्टिव हो गया। लेकिन जब मॉड्यूलेटर जुड़ा तो लेस एक्टिव एंजाइम, लेस एक्टिव एंजाइम, एंजाइम क्या हो गया? कम एक्टिव हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं?
नेगेटिव मॉड्यूलेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव मॉड्यूलेशन। तो यहां पर क्या किया? मॉड्यूलेटर इनहिबिटर के रूप में काम किया, और इनहिबिटर के रूप में काम करने के बाद यह एंजाइम के काम को रोक देगा या स्लो डाउन कर देगा, कुछ ना कुछ ये कर देता है। अब हम लोग कोई एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसको देख के हम इसको थोड़ा समझ सकें। देखिए, कुछ चीजें कहे जाते हैं जैसे कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर यूजुअली क्या होते हैं? लार्जर इन साइज एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम के लिए एक खास पहचान है। ऐसे एंजाइम बड़े होते हैं और ज्यादा जटिल होते हैं एंड मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स की क्या खास बात होती है? प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो भी हम बोले यहाँ पर, क्योंकि एंजाइम बोल रहे थे, प्रोटीन्स बोल सकते कि एक यूनिट से भी प्रोटीन बन सकता है और मल्टीपल यूनिट से भी बन सकता है। देखिए, इसे हम लोग कह रहे हैं सब यूनिट 1, इसे बोल रहे हैं सब यूनिट 2, इसे कह रहे हैं सब यूनिट 3 और इसे कह रहे हैं सब यूनिट 4। तो हम कहेंगे कि यहां पर प्रोटीन जो है वो 4 सब यूनिट से बना हुआ है। 4 सब यूनिट से बना हुआ है। सभी सब यूनिट्स के अपने अपने इलाके होते हैं, सबका अपना कुछ न कुछ काम करने का तरीका होता है। ठीक है। नॉर्मली हम मानते हैं कि एक सब यूनिट एक पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन एक सब यूनिट एक पॉलीपेप्टाइड से। यहां पर 4 सब यूनिट है तो कितना पॉलीपेप्टाइड? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ। अब इसी क्रम में एक एग्जाम्पल जो हम कहे उसी का लिए हम डिस्कस कर रहे थे। एक है एग्जाम्पल स्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज। स्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज। स्पार्टेट इज द नेम ऑफ सबस्ट्रेट जो कि अमीनो एसिड है। ट्रांस का मतलब उस पार, मतलब इस पार से उस पार। कार्बामोइलेज मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर। ठीक है ना? अर्थात कि सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इस पार से उस पार भेजा जाएगा। यही इसका रिएक्शन होता है। हमको रिएक्शन नहीं दिखाना है, वो सिर्फ आपको मतलब समझा देना है। तो इस एंजाइम को जब स्टडी कर रहे थे लोग, तो उन्होंने देखा क्या कि 12 पॉलीपेप्टाइड चेन से, मतलब सोचिए कितना बड़ा है, 12 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कितना बड़ा ये है। ठीक है। और इसमें 2 सी साइट्स सब यूनिट्स, मतलब 2 सब यूनिट में सी साइड था। 12 सब यूनिट क्या है? 2 सब यूनिट में सी साइड। एंड 3 आर सब यूनिट्स, आर ही लिख देते हैं, आर सब यूनिट्स। जस्ट थिंक कि इस पूरे पॉलीपेप्टाइड में 2 जो साइड थे वो थे 2 अलग अलग सब यूनिट पर, वो था सी साइड। और 3 जो सब यूनिट्स हैं उसमें क्या है?
आर साइट है। नियम है कि किसी भी सब यूनिट में एक से ज्यादा तो एक्टिव साइट हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा रेगुलेटरी साइट नहीं हो सकता। तो यू जस्ट थिंक कि कितना बड़ा ये एंजाइम है और कितना बड़ा ये काम कितने तरीके से कर रहा है। तो ये जो है हमें एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स को समझाने का मौका देता है। यहां कोई भी प्रोटीन अगर है, इसे देखो, इस प्रोटीन में हो सकता है कि ये जो है इसका फंक्शनल डोमेन है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल डोमेन। और बाकी हिस्सा क्या होता है, बाकी स्ट्रक्चरल होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर इस स्ट्रक्चर में से थोड़ा भी हेरा फेरी कर देंगे तो फंक्शनल डोमेन पर क्या पड़ता है, असर पड़ने लगता है। इसलिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डोमेन बहुत महत्वपूर्ण बात। अब हम लोग दूसरा इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, और वहां है कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स कैटलाइज रेगुलेटरी स्टेप्स। बड़ा सिंपल सा इसकी चर्चा मैंने पहले ही करी क्लास में। हमें एनर्जी चाहिए तो हमें ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करना होगा, क्रेब साइकिल को प्रमोट करना, ये सब घटनाएं हमें प्रमोट करनी, तब जाके के हमें एनर्जी मिलेगा। और जब हमें एनर्जी नहीं चाहिए तो हमें इन स्टेप्स को रोकना पड़ेगा। अब रोकने की क्या स्थिति है साहब, कि सपोज करो कि अगर ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, देखो अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस, ओके, अगर ईएमपी पाथवे की बात, तो क्या है पहला स्टेप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, ओके, इसको चाहिए मैग्नीशियम। अब ये जो है ना, ये फर्स्ट स्टेप है जो ग्लाइकोलिसिस को रन करने के लिए एक मटेरियल बनाता है, इसका नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अगर ये नहीं बनेगा तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, इवन सेल में कितना भी ग्लूकोज क्यों ना हो। यह स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप। और ऐसे 10 एंजाइम्स कैटालिटिक स्टेप्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं ग्लाइकोलिसिस, 10 एंजाइम्स। अगर हम स्टेप 1 कहें, स्टेप 2, 3, 4 एंड सो करते करते स्टेप 10। इनका काम सिर्फ एनर्जी ही के लिए नहीं है, बल्कि ये कार्बन डोनेशन का भी काम करते हैं। लेकिन अगर हम एक एनर्जी को ही समझ के चलते हैं, हम चौथे स्टेप में हैं, तभी सेल से मैसेज आया नो एनर्जी, अब एनर्जी नहीं चाहिए। अब तो बेचारा ये चौथा स्टेप तो बीच में फंस गया, ले 4 कदम आगे आ गए तो बोलता है कि एनर्जी नहीं चाहिए। अब हम क्या करें? अब इसका एक पहला पर्पस ये होता है कि हम अपने स्टेप को तो पूरा करके 10 तक पहुंच जाए। पहला स्टेप होता है कि हम 10 तक पहुंच जाए और पीछे वाले स्टेप्स को रुकवा दें। तो पीछे वाले स्टेप्स को जैसे ही रुकवाने का काम होता है, तो हेक्सोकाइनेज इज अ रेगुलेटरी एंजाइम। क्या है ये? रेगुलेटरी एंजाइम है। और जैसे ही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, ये जाकर हेक्सोकाइनेज से जुड़ जाता है, और जैसे ही हेक्सोकाइनेज से जुड़ा, हेक्सोकाइनेज का काम ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाने के कारण क्या है कि आगे जो फ्लो था मटेरियल का वो रुक जाता है, क्योंकि अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ही नहीं बन रहा है। तो अब ना तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा, ना फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बनेगा, अब कुछ भी आगे नहीं बनेगा। इस तरह से यह जो फ्लो है उस फ्लो को रोक दिया जाता है। अभी अचानक से सेल में आप दौड़ गए जल्दी जल्दी, ठीक है, कुत्ता दौड़ गया, आप भी दौड़ गए।
अचानक से सेल ने कहा कि हमें एनर्जी चाहिए, तो जैसे ही ड्रिफ्ट कमी हुई वैसे ही ये हेक्सोकाइनेज इसको रिलीज कर देगा, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हेक्सोकाइनेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी किस प्रोसेस में एंटर कर जाएगा, अगले प्रोसेस। अब सोचो कि यहीं पर कंप्लीट परमानेंट इनहिबिशन अगर हो जाता हमेशा हमेशा के लिए, तो रिजल्ट क्या होता है कि हेक्सोकाइनेज में जाकर जुड़ जाता है, हेक्सोकाइनेज खत्म हो जाता है। लेकिन यहां क्या किया, अभी गर्मी का समय आ रहा है, धीरे धीरे थोड़े दिन बाद, 15-20 दिन बाद वो पंखा चलाएंगे, तो सुबह 1 नंबर पर पंखा लगा देंगे या 2 नंबर पर लगा देंगे, धीरे धीरे पंखा चला। और वही दोपहर में जब काफी गर्मी लगेगी तो लोग 5 नंबर पर पंखे चला देंगे और पंखा एकदम जाई 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 करेगा। फिर रात में अगर ठंडी हो गई तो लोग पंखा को बंद कर देंगे, 0 नंबर पर लगा देंगे। तो पंखा का जो स्पीड है वह अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जब बहुत गर्मी होगी पंखा बहुत तेज होगा, जब गर्मी कम होगी तो पंखा थोड़ा स्लो हो जाएगा, और जब एकदम ठंडी आ जाएगी तो पंखा बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सेल में भी इन एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन इसी प्रकार से होता है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को एलोस्टेरिक एंजाइम कैटलाइज रेगुलेटरी स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। जब हमने फीडबैक इनहिबिशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, उसमें मैंने कहा था कि फीडबैक इनहिबिशन की चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ये फीडबैक इनहिबिशन सेल को क्या फायदा करता है, पहला प्रिवेंट अनवांटेड प्रोडक्शन। पहला काम है कि अनवांटेड प्रोडक्शन को रोके। दूसरा है कि एंजाइम इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स can be reverted and reused as per the need। जब जरूरत पड़ेगा उसको फिर से यूज में लाया जा सकता है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जाम्पल का नाम है थ्रियोनाइन डिहाइड्रेटेज इनहिबिशन। ठीक है, थ्रियोनाइन क्या है, सबस्ट्रेट, एक अमाइनो एसिड। डिहाइड्रेटेज मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें L-थ्रियोनाइन जो है, ये 4 ही लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, यह सबस्ट्रेट होता है। इससे A बनता है, अभी नाम नहीं देंगे, इससे B बनता है, इससे C बनता है, इससे D बनता है, और इससे D से L आइसोल्यूसिन बनता है, L आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड बनता है। ये इसका एंड प्रोडक्ट है। ये एंजाइम ये अमाइनो एसिड मेथड, यहां पर थ्रियोनिन डिहाइड्रेटेज एंजाइम यूज है। जैसे ही बोला गया कि अब हमको आइसोल्यूसिन नहीं चाहिए, ये एंड प्रोडक्ट गया और किससे बाइंड कर गया, थ्रियोनिन डिहाइड्रेटेज से। इसका रिजल्ट हुआ कि ये प्रोसेस ब्लॉक हो गया। ये प्रोसेस ब्लॉक होने का मतलब क्या है, ये बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में कन्वर्ट हुआ, सी डी में कन्वर्ट हुआ, डी एल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पूरा का पूरा मैदान खाली हो गया। इस प्रकार से ये काम फीडबैक इनहिबिशन में होता है।